जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पेयजल की पूर्ति एक अनिवार्य आवश्यकता। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चाय एक हानिकारक व्यसन है। चाय का प्रचार हमारे देश में निरंतर बढ़ता जा रहा है। 50 वर्ष पहले इसके प्रयोग करने वाले शहरों तक में इन्हें गिन थे और वे लोगों की आलोचना के विषय माने जाते थे। अन्य लोग कभी कभी साधारण ज्वर आदि की अवस्था में दवा के तौर पर नमक की चाय या साधारण ढंग की बनी चाय का काढ़ा पी लेते थे। उस समय कोई यह ख्याल भी नहीं करता था कि 10-20 वर्ष के भीतर ही चाय हमारे घरों में खान पान का दैनिक व्यवहार में आने वाले खाद्य सामग्री का एक आवश्यक अंग बन जाएगी। सवेरा होते ही घर घर में चाय के प्याले और रकाबी की खनखनाहट सुनाई पड़ने लगेगी और हमारे प्रत्येक उत्सवों और जलपान गोष्ठियों में चाय की केटली ही आकर्षण का प्रमुख विषय बन जाएगी। उस समय अधिकांश चाय के बगीचे आसाम और दार्जिलिंग में थे और उनके मालिक 100 नहीं तो 65% अंग्रेज ही थे। वे लोग विशेष रूप से इंग्लैंड और अन्य कई देशों को चाय भेजा करते थे, पर स्वयं भारत में देश के विस्तार को देखते हुए इसकी खपत नाम मात्र को थी। बम्बई, कोलकाता जैसे नगरों में और गुजरात आदि कुछ प्रदेशों में उनका प्रचार अवश्य बढ़ गया था, पर देश के मध्य भाग में नियमित चाय पीने वालों की संख्या बहुत कम थी और गांवों तथा कस्बों में तो उसके दर्शन भी नहीं होते थे। चाय कंपनी वालों ने देखा कि भारतवर्ष में चाय का प्रचार किया जाए तो उनको अपनी वस्तु की बिक्री का एक बहुत बड़ा बाजार प्राप्त हो सकता है। बस उन्होंने अपना एक संगठन टी सेल बोर्ड बनाया और उसके द्वारा नगरों और कस्बों में चाय का प्रचार करने लगे। चाय वालों के वेतनभोगी कर्मचारी अंगीठी, एक बड़ा भगोना और चाय बनाने का सरंजाम लेकर मोहल्लों में जाते थे और वहां सब लोगों के सामने चाय बनाने का प्रदर्शन करते थे। बनी हुई चाय कुल्हड़ों में लोगों को मुफ्त पिलाई जाती थी और कितने ही लोग तो अपने घर भर के प्रयोग के लिए लोटों में भरकर ले जाते थे। उस समय में बुद्धिहीन लोग समझते थे कि चलो मुफ्त में चाय मिल रही है, पीने में हमारा क्या जाता है। पर वे नहीं जानते थे कि चाय वाले इतना खर्च उनको फंसाने के लिए ही कर रहे हैं। कुछ समय बाद चाय पिलाने वाले नित्य प्रति आने की बजाय हफ्ते में 2 दिन आने लगे और एक एक पैसे चाय के छोटे पैकेट बेचने लगे, जिनको लोग शेष दिनों में स्वयं बनाकर पी सकें। अब लोगों को चाय की लत लग चुकी थी। यह भी कहा जाता है कि चाय की पत्तियों में अफीम का बहुत हल्का सा पुट दिया जाता है, जिससे उसके नशे की आदत लोगों को लग जाती है। कुछ भी हो, 10-5 वर्ष में ही काफी लोग चाय के आदी बन गए और बाजारों में आम तौर से चाय की दुकानें खुल गईं। मुफ्त में चाय पिलाने वाले प्रचारक लोग 2-4 महीने में एक मोहल्ले को चाय का शौकीन बनाकर दूसरे मोहल्ले में चले जाते थे और वहां पर भी वही मुफ्त पिलाने का तरीका अख्तियार करते थे। इस प्रकार देखते देखते देश के करोड़ों व्यक्ति चाय के नियमित पीने वाले बन गए, जिनका काम अब बिना चाय के चल नहीं सकता। यह देखकर चाय वालों ने चाय के दाम बढ़ाना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह सारी रकम वसूल कर ली जो उन्होंने मुफ्त चाय पिलाने में खर्च की थी। चाय वालों ने फिर देखा कि इस देश के जो लोग चाय पीने लगे हैं वे जाड़ों की ऋतु में तो चाय का सेवन अच्छी तरह करते हैं, पर गर्मी की ऋतु में चाय को हानिकारक समझकर बंद कर देते हैं। तब उन्होंने यह प्रचार किया कि चाय ऐसी अद्भुत वस्तु है कि जो जाड़ों में तो गर्मी देती है और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। उस समय केवल अखबारों के विज्ञापन द्वारा ही इसका प्रचार नहीं किया जाता था, वरन देश भर में मकानों की दीवारों पर स्टेनसिल्स द्वारा यह लिखा दिया गया था, गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। इस प्रकार विदेशी व्यापारियों ने अपने बहुत बड़े साधनों तथा सरकारी सत्ता का भी सहारा लेकर चाय के प्रचार में सफलता प्राप्त कर ली। चाय भारतीय ग्रहों की एक आवश्यक वस्तु बन गई और आज करोड़ों व्यक्ति चाय का नियमित सेवन ही नहीं करते, वरन उसका समर्थन और प्रशंसा भी करते हैं। जहां तक हमारा अनुमान है, तंबाकू के बाद अगर यहाँ की जनता को किसी चीज का व्यसन है तो वह चाय ही है
इतना ही नहीं, तंबाकू को अब भी समझदार लोग निंदा के योग्य समझते हैं और बहुसंख्यक लोग उसका सेवन करते हुए भी उसे प्रकट नहीं करना चाहते। पर चाय के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति भी निसंकोच भाव से चाय का सेवन करते हैं और अपने घरों में छोटे से छोटे बच्चों को भी 2-4 चम्मच देने में कोई बुराई नहीं समझते। इस प्रकार चाय ने हमारी मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है और अब उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार अथवा त्याग कठिन ही जान पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम इसे सभ्यता का नशा कह सकते हैं। तो भी हम चाय को ना तो लाभकारी कह सकते हैं और ना उसकी हानियों से इनकार ही कर सकते हैं। सब कुछ होने पर भी उसकी गणना एक प्रकार के मादक पदार्थ में ही की जाएगी, क्योंकि मनुष्य को कुछ समय व्यवहार करने के उपरांत उसकी लत लग जाती है और अगर वह ना मिले तो तबीयत व्याकुल होती है, थकावट, उदासीनता, सिरदर्द आदि की शिकायतें पैदा होती हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा चाय में 2 प्रकार के विषैले तत्व पाए जाते हैं, एक टेनिन और दूसरा कैफीन। चाय में जो कसैलेपन का स्वाद आता है वही टेनिन का है। यह आमाशय की झिल्ली को हानिकारक तनाव की स्थिति में ला देता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया में बाधा पड़ती है। चाय पीने वालों की भूख मंद हो जाती है, उनको अपच की शिकायत प्रायः रहने लगती है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने बतलाया है कि थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचक रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्व को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है। चाय के प्रभाव से दांतों की खराबी भी उत्पन्न होती है। अनेक व्यक्तियों के दांत तो काले मैले से दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण चाय की आदत ही होती है। वास्तव में चाय में कोई लाभकारी तत्व नहीं है। उसमें दूध, चीनी आदि अवश्य मिलाए जाते हैं, पर पानी की अधिक मात्रा में शामिल हो जाने से ये भी व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत वर्ष पहले महात्मा गांधी ने गुजरात में चाय के विरुद्ध बड़ा आंदोलन छेड़ा था, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे नगरों में अधिकांश दूध चाय में ही खत्म हो जाता है और बच्चों को भी साधारण अच्छा दूध मिलना असंभव हो गया है, जिससे हमारी भावी संतान निर्बल, निसत्व बनती चली जाती है। गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप कुछ लोगों ने चाय को छोड़ दिया था और दूध या छाछ के जलपान ग्रह खुले थे, पर वह प्रभाव थोड़े ही समय तक रहा। बाद में फिर सब लोग इसे भूलकर पुनः चाय के चक्कर में फंस गए। वास्तव में चाय एक प्रकार की उत्तेजना देती है, जिससे मनुष्य को थोड़ी देर के लिए स्फूर्ति सी जान पड़ती है और उसकी सुस्ती दूर हो जाती है। इसी को चाय का गुण मानकर अनेक लोग इसका सेवन करते हैं। पर जैसा समस्त नशीली चीजों का नियम है, यह मनुष्य की शक्ति को बढ़ाती नहीं, वरन उसकी पुरानी शक्ति को ही क्षणिक रूप में उत्तेजित कर देती है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का संचालन अधिक होने लगता है। थोड़ी देर के लिए ताजगी सी जान पड़ती है, पर इससे मनुष्य उसके आदी बन जाते हैं और फिर उनको किसी प्रकार की उत्तेजना का होना आवश्यक हो जाता है। यह एक प्रकार से अपनी आदत को खराब करना है। जहाँ चाय न मिली या उसके मिलने में देर हुई कि मन किसी काम में भी नहीं लगता और एक तरह की उदासीनता सी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम अपने दूध, शक्कर जैसे उत्तम पदार्थों को बर्बाद करके अपने लिए एक हानिकारक आदत उत्पन्न कर लेते हैं। इस दृष्टि से चाय भी शराब और सिगरेट जैसी हानिकारक तथा त्याज्य वस्तु है, वरन सस्ती और स्वादिष्ट होने से इसकी आदत सहज ही बहुसंख्यक लोगों को लगती जाती है। यह आदत हमने विदेशियों का अंधानुकरण करके उत्पन्न की है और इसीलिए हमारे लिए अस्वाभाविक है। ठंडे देशों में स्फूर्ति लाने में यह सहायक भी हो सकती है और वहाँ की आबो हवा में इससे हानि भी कम होती है। पर भारत जैसे गर्म देश में यह वास्तव में बहुत हानि करती है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो हमें इसका त्याग करना चाहिए। रासायनज्ञों ने चाय में जिन तत्वों की उपस्थिति बताई है वे निम्न हैं। टैनिन 16.40% से 27.14% तक, थाइन 2.24
प्रतिशत से 3.42%, सुगंधित तेल 0.79 से 2.0% तक। प्रथम तथा द्वितीय पदार्थ एक प्रकार के विष और तृतीय पदार्थ एक प्रकार का सुगंधित तेल जो नींद को उड़ा देने का कार्य करता है, इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने इसकी अधिक खोज की है और बतलाया है कि चाय की पत्ती हरी या सूखी लेकर एक प्लेटिनम तार में लपेटकर बूंद-सन फ्लेम में जलाया जाए तो उसमें से पीली लपटें निकलेंगी। उसे नीली रंग के चश्मे शीशे से देखने से बैंगनी वायलेट रंग की लपटें दिखाई देंगी। वे पोटेशियम सॉल्ट के लक्षण हैं। थोड़ी सी बनी हुई चाय बिना दूध शक्कर के लेकर उसमें फेरिक क्लोराइड 5 ग्रेन मिलाने से काली स्याही की भांति रंग हो जाएगा, जिससे ज्ञात होता है कि इसमें टेनिक एसिड विष है। इसी प्रकार बनी हुई चाय में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड चंद बिंदु तथा एक टुकड़ा पोटेशियम क्लोरेट का मिलाएं, उसमें से क्लोरीन गैस की गंध निकलेगी, जो इसमें कैफीन विष का भी होना सिद्ध करता है। यह है संक्षेप में इसका रासायनिक विश्लेषण। डॉक्टरों की सम्मति है कि चाय के सेवन करने से एक नवीन रोग उत्पन्न हुआ है। इसमें पहले मस्तिष्क में एक प्रकार का वेग उठता है, चेहरे का रंग पीतवर्ण होता चला जाता है, किंतु चाय का पीने वाला उसकी चिंता नहीं करता। कुछ समय के पश्चात आंतरिक तथा बाह्य कष्ट प्रकट होने लग जाते हैं। चित्त मिजाज शुष्क और मुखाकृति अधिक पीतवर्ण हो जाती है। एक अन्य रोग जिसे चहरम कहते हैं, जिसमें एक प्रकार की कठिन मूर्छा, आंतरिक इंद्रियों के कार्य शिथिल, हाथ में कंपन और पाचन यंत्र में पीड़ा हो जाती है, जिसका फल यह होता है कि स्वाभाविक शिथिलता प्रकट होने लगती है। चाय का विष मूत्राशय पर अप्राकृतिक प्रभाव डालकर उसकी मूत्र रोक रखने की शक्ति कम कर देता है, जिससे उन्हें अधिक काम करते हुए बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है और आगे चलकर मूत्र में मूत्राम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम और जैलेट तथा अंडलाल, एल्यूमिन आदि जाने लग जाते हैं, जिनमें अनेक मूत्र संबंधी पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मद सेवियों की भांति चाय पीने वाले अपने कष्ट की चिकित्सा चाय को ही समझा करते हैं। परिणाम यह होता है कि रोग वृद्धि होती जाती है। डॉक्टर विप्रार्ड ने बहुत से रोगियों की परीक्षा करके ये बातें सिद्ध की हैं कि चाय का विष शरीर में एकत्रित होता रहता है और नवयुवकों तथा दुर्बल शरीर वालों पर इसका बहुत हानिकारक प्रभाव होता है। इसके सेवन से इसके विषयुक्त प्रभाव के अनेक लक्षण जैसे क्षुधा का नष्ट होना, पाचन विकार, कोष्ठबद्धता, हृदय धड़कन, हृदय स्थान पर पीड़ा, जी मिचलाना, कै, मूर्छा, दर्द, गठिया, वाय आदि रोग हो जाते हैं। चाय का जो प्रचार भारत में हुआ है, यह उसी प्रकार है जैसे चीन में अफीम का किया गया है। स्वास्थ्य का महत्व समझने वाले हर एक विचारशील व्यक्ति को इस हानिकारक पेय से बचने के लिए सावधान होना चाहिए। जिन्हें आदत पड़ गई है और नहीं छोड़ सकते, वे तुलसी, बनफसा, अदरक, मुनक्का, ब्राह्मी, चकन जैसे लाभदायक औषधियों को पानी में उबालकर चाय का काम ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है और हमें इसे त्याग देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।